यदि आप 2024 में लो रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो पिछले 11 साल में अपनी कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के बारे में। तो यह एक तरह का एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। तो ऐसे फंड जो अपने फंड का 65 से लेकर 80% तक पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो 20% से लेकर 35% तक का पैसा डेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि ये जो एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अपना डेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि डेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर इनको एक फिक्स इनकम जनरेट होती है। तो अगर इक्विटी सेक्टर में इन म्यूचुअल फंड को लॉस भी होता है तो ये लोग यहाँ के पर डेट सेक्टर में होने वाले बेनिफिट से अपने इस लॉस को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए ये म्यूचुअल फंड लो रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड साबित होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं उनके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है और ये एक एवरेज रिटर्न भी देते हैं लॉन्ग टर्म में। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये इस म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है इस फंड की, क्योंकि इसने पिछले 11 साल में इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। वही अगर हम 11 साल के रिटर्न की इसकी बात करते हैं तो इसने 17.8% तक का रिटर्न दिया है एनुअली, जो कि अपनी कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न देने वाला ये म्यूचुअल फंड साबित हुआ है। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करते हैं तो 29,816 करोड़ रुपए का इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.07% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके द्वारा हमसे एक फीस कट की जाती है जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से कट की जाती है। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा उतना रिटर्न हमको ज़्यादा मिल पाएगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, 1% के करीब ही है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो एग्जिट लोड है, वो एग्जिट लोड इसका 1% है, लेकिन हम इस 1% फीस कब पेमेंट करनी पड़ेगी? अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का 30% हम लोग एक साल के अंदर इससे निकालना चाहते हैं तो हमको फंड मैनेजमेंट को 1% फीस देनी पड़ेगी। अब आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो आपको रिटर्न मिलता है उस पर आपको टैक्स लगता है। तो आइए समझते हैं टैक्स इस प्रकार से आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर लगेगा। तो एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप अपना रिटर्न जो हो एक साल के अंदर निकालना चाहते हैं उस फंड से तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा रिटर्न पर। लेकिन अगर एक साल बाद अपना आप रिटर्न निकालते हैं तो अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए समझते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपये से आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। अब आइए देखते हैं इसका रिटर्न इसने किस प्रकार से पिछले 11 साल में रिटर्न दिया। अगर पिछले 11 साल पहले हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते तो हमको किस प्रकार से रिटर्न दे सकता था, आइए उसका कैलकुलेशन समझते हैं। यदि 11 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP इसमें स्टार्ट की जाती तो आइए देखते हैं रिटर्न किस प्रकार से देता। तो 11 साल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता वो 6,60,000 रुपये का हो जाता। वहीं 11 साल में अगर टोटल फंड की वैल्यू की हम लोग बात करते हैं टोटल रिटर्न हमको मिलता 20,46,000 के करीब हमको मिलता, क्योंकि इसने जो रिटर्न दिया है पिछले 11 साल में 17.8% के हिसाब से एनुअली के हिसाब से दिया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 11 साल में हमारी जो फंड की वैल्यू हो जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब 20,46,000 के करीब हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि इस फंड को हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, मतलब 11 साल में क्लोज नहीं करते, इस सिप को हम लोग 5,000 की जो मंथली सिप हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं और इसको 20 सालों तक कंटिन्यू ही रखते हैं। अगर ये म्यूचुअल फंड ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहा जैसा पिछले 11 साल में इसने 17.8% एनुअली रिटर्न दिया है वैसा ही परफॉर्मेंस रहा इस म्यूचुअल फंड का, तो आइए देखते हैं 20 साल में किस प्रकार से हमको रिटर्न दे सकता है। तो 20 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो 12 लाख के करीब हो जाएगा। वहीं 20 साल में अगर हम टोटल फंड वैल्यू की बात करते हैं जो हमको टोटल रिटर्न मिलेगा वो 1,13,00,000 के करीब हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा एक फंड वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। तो यह म्यूचुअल फंड में आप लोग देख रहे होंगे कि जब म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न देता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग यूज होती है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा हमको तभी मिलता है जब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड, जब हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बारे में हम लोग आइए समझते हैं। ये टोटल 127 जगह पर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है करंट में। आइए देखते हैं कि कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इक्विटी सेक्टर में इसने 17.1% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं डेट सेक्टर में भी इसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 17.9% तक का डेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहाँ से ये अपने रिटर्न को बैलेंस करता है। अगर यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है तो यहाँ पर मिलने वाले प्रॉफिट से इस रिटर्न को ये बैलेंस कर लेता है। वहीं कैश की बात करते हैं तो इसने 8.6% तक अपना कैश होल्ड कर रखा है, मतलब इस पैसे को अभी इसने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखा है। अगर फ्यूचर में अगर इसको लगता है कि कोई अच्छी स्कीम है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके हम लोग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो वहाँ पर ये कैश का यूज कर सकता है। अब आइए देखते हैं हम लोग ये म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी सेक्टर में इसने कहाँ कहाँ पर अपना पैसा किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कि फ्यूचर में कितने ग्रो करने वाले सेक्टर में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इक्विटी सेक्टर में इसने 17.1% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आइए देखते हैं अलग अलग सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से है। तो अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो इसने 23.7% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि अपने फंड का काफ़ी ज़्यादा पैसा इसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने वाला सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके फ्यूचर में ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। वहीं हम लोग अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना कर रखा है, 22.5% तक इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, वो भी फ्यूचर में ग्रो करने वाले सेक्टर है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे फाइनेंशियल सेक्टर भी फ्यूचर में ग्रो करता चला जाएगा। वहीं हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसने 13.6% तक अपनी होल्डिंग बना रखी है। ऑटोमोबाइल भी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने के इसके चांसेज हैं। वहीं कम्युनिकेशन सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 8.3% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने 6.3% तक का पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आफ्टर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसने ग्रो किया है और इस सेक्टर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अपना बना रखे हैं। वहीं हम लोग अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 6% तक का पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है फ्यूचर में इसके ग्रो होने के चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं। वहीं अदर सेक्टर में इसने 19.2% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसने जो इक्विटी होल्डिंग बना रखी है अपनी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेक्टर में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आइए देखते हैं कि डेट सेक्टर में इसने अपना पैसा कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉवरेन सेक्टर की, सॉवरेन सेक्टर में 37.2% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ये सॉवरेन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सॉवरेन सेक्टर क्या होता है कि ऐसा सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि यहाँ पर हमको एक फिक्स इनकम मिलना चालू हो जाती है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अपना सॉवरेन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वहाँ पर हमको जो रिटर्न मिलना एकदम फिक्स हो जाता है। और यहाँ अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसने 14.9% तक का डेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो फाइनेंशियल सेक्टर भी काफ़ी अच्छा सेक्टर है फिक्स इनकम प्रोवाइड करने के लिए। वही अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसने 6.7% तक का डेट दे रखा है। वहीं कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर 6.1% तक का इसने डेट सेक्टर में एलोकेट कर रखा है। वहीं अदर सेक्टर की बात करते हैं 13.94% तक का इसने अदर सेक्टर में, इसमें कई सारे सेक्टर आ जाते हैं, वहाँ पर इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसके जो सेक्टर एलोकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो यही देखने में लग रहा है कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ही करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे भी सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इस फंड के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अब आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।